फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये वही नारे हैं जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत संसद के शीतकालीन सत्र के द्वारा भाजपा के सांसदों ने किया था। इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था हाल ही में भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत थी। यानी 5 में से 3 राज्यों में तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली, लेकिन 2 राज्यों में उसने कहीं न कहीं अपने वोट शेयर और सीटों में बढ़ोतरी ही की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5 राज्यों में बीजेपी ने एक बढ़त बनाई है। यानी अभी भी 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी अभी भी लोगों के बीच में मोदी का क्रेज, मोदी की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये बढ़ी ही है। तो हम आज इस वीडियो में इन राज्यों के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे। मुख्यतः वे 3 राज्य जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान की जनता इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। तीनों राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत का 4 मुख्य कारण थे। उसमें से पहला कारण था मोदी फैक्टर। जी हाँ, मोदी फैक्टर। यानी 2014 के चुनाव के बाद से मोदी की जो जादूगिरी है या मोदी का जो मैजिक है वो अभी भी लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। यानी इन तीनों राज्यों में मोदी की पॉपुलैरिटी की वजह से ग्राउंड लेवल पर लोगों या जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे उनको पुश करने के बहुत मदद मिला। यानी मोदी की एक लोकप्रियता की वजह से सारी एंटी इंकम्बेंसी, सारे अन्य फैक्टर कहीं ना कहीं धूमिल पड़ते नजर आए। यानी मोदी का जादू इतना लोगों के सर चढ़कर बोला कि उन्हें किन्हीं अन्य मुद्दों से कोई मतलब नहीं था। यानी इन 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड मोदी फैक्टर ही था, जिसे बीजेपी ने बहुत अच्छे से भुनाया था। और ये मोदी फैक्टर ऐसा ही काम नहीं किया कि मोदी जी आए और जादू की छड़ी घुमाई और हो गया। इसके लिए मोदी जी ने काफ़ी मेहनत भी की थी, जिसके वजह से ये मोदी फैक्टर लोगों के सिर पर चढ़ा। यानी कि मोदी जी ने इन 3 राज्यों में, स्पेशली इन 3 राज्यों में 40 से अधिक रैलियां की, लगभग 10 के करीब रोड शो भी किए। यानी केवल मोदी फैक्टर या मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं, मोदी की पॉपुलैरिटी के लिए मोदी ने उतना मेहनत भी किया था, जिसकी वजह से आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की कहीं न कहीं मोदी के मुकाबले ऐसा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं था जिससे मोदी का मुकाबला किया जाए। इस जीत के दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो था वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स। यानी महिलाओं के लुभावने या महिलाओं के लिए जो स्कीम, जो योजनाएं सरकार लाई थी, उसका भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो, राजस्थान में महिला थाना या महिला सशक्तिकरण की योजना हो, या छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विवाहित महिला को हर वर्ष 12,000 रुपये देने की योजना हो। यानी ये सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया था। यानी अब इससे पता चलता है कि हमारे चुनाव में, यानी हमारी राजनीति में और हमारे वोटरों में महिलाओं का कितना योगदान बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि महिला को ध्यान में रखकर अब सरकारी योजनाएं ला रही हैं और महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ भी रही हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ से 18 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना, जिसके तहत प्रत्येक माह महिलाओं को 1250 रुपये देने की योजना थी, ये एक कारगर या कह लीजिए की फैक्टर हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी मध्य प्रदेश में वापस आ सकी। दूसरी तरफ राजस्थान में बढ़ते रेप केस, महिलाओं के प्रति अत्याचार, इन सभी को काउंटर करते हुए बीजेपी ने प्रत्येक जिले में एक महिला थाना खोलने का प्रावधान किया, जिससे कि महिलाओं के बीच में बीजेपी की वजह से अपने लिए सुरक्षा के भाव जागे, जिससे महिलाओं के ज़्यादातर वोट
बीजेपी को पड़े। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ था जब विवाहित महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये देने, यानी प्रत्येक माह 2,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया, जिससे बीजेपी को काफ़ी मदद मिली। तीसरे फैक्टर की बात करें तो ये था बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, यानी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख जैसे छोटे से छोटे स्तर तक बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और उन कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को घर से निकालकर, यानी घर से निकलकर बीजेपी के लिए वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नहीं था। यानी कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बीजेपी के इतना मजबूत नहीं था। बीजेपी की सहायता के लिए आरएसएस जैसी एक बड़ी संस्था या बड़ी सेवा संस्था भी थी, जो कि बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रही थी। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी अपना एक दूसरा गढ़ बनाने की तरफ बढ़ रही थी, यानी गुजरात के बाद एक ऐसा गढ़ जहां बीजेपी जैसे चाहे जब चाहे जीत सकती थी। यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी काम किया। यानी बीजेपी ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी इस चुनाव में एक मुख्य भूमिका के रूप में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार दिया। महिला वोटर्स को लुभाने की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी शामिल थी, जिन्होंने महिलाओं को केंद्र के प्रति विश्वास जगाने में मदद किया, जिसमें से उज्ज्वला योजना सबसे प्रमुख थी। जो महिलाएं पहले चूल्हे पर धुएं के बीच में भोजन बनाती थी, उनके लिए ये उज्ज्वला योजना बहुत ही कारगर साबित हुआ। इस पे भी 4 चांद तब लग गए जब इन उज्ज्वला योजनाओं के लिए गैस सिलेंडर 500 में कर दिया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये प्रावधान किया गया कि इन उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सिलेंडर 500 में मिलेगा, यानी कि इन महिलाओं को और भी सशक्त किया जाएगा। बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यही नहीं रुकी, उन्होंने जन जन तक संपर्क किया, यानी लोग, हर वोटर्स हो, महिला हो, नौजवान हो या वृद्ध हो, उन सभी के साथ बीजेपी ने अपना एक संपर्क स्थापित किया, जिसकी वजह से बीजेपी को इन चुनाव में जीतने में सहायता मिली। इन तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के लिए चौथे फैक्टर की बात करूं तो ये था बीजेपी का क्लियर मैसेज, यानी बीजेपी ने वोटर्स को क्लियर मैसेज दे दिया था कि वो चाहते क्या है और वो सत्ता में आएंगे तो वो करेंगे क्या, जिसमें से सबसे पहला क्लियर मैसेज था हिंदुत्व का, यानी बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड से पीछे नहीं हटी। दूसरी तरफ कांग्रेस में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और भूपेश बघेल ने भी हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन उनका सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड एक तरह से सेकंड हैंड था, जिसकी वजह से वोटरों ने उनकी बजाय एक ओरिजिनल हिंदुत्व यानी कि बीजेपी को चुनने में प्राथमिकता दिखाई। दूसरी तरफ बात करें तो राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से चला और बीजेपी ने क्लियर मैसेज किया था कि जब वो सत्ता में आएंगी तो इन महिलाओं सुरक्षा के लिए और महिलाओं के प्रति होते अत्याचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होंगी, जिसकी वजह से महिला जैसे वोट और महिलाओं के संबंधित परिवार के सदस्यों का वोट भी बीजेपी को ही गया। अन्य मैसेजों की बात करें तो इस सभी चुनाव में मोदी को एक डेवलपमेंट मैन यानी एक विकास पुरुष की तरह दिखाया गया, यानी मोदी है तो विकास है, मोदी है तो महिलाओं की सुरक्षा है, मोदी है तो रोजगार है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि मोदी है तो रोजगार है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन सभी राज्यों में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, यानी ये सभी 5 राज्यों में मोदी डायरेक्ट एज अ कैंडिडेट विरोधियों से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जनता को मोदी बनाम अन्य के बीच में चुनना पड़ा, जिसमें जनता ने मोदी को चुना। इन सभी के बावजूद इसमें एक 4 चांद लगाने के वाली थी मोदी की गारंटी, कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी, यानी हर बात पे मोदी जी का कहना कि ये मोदी की गारंटी है, महिला सुरक्षा मोदी की गारंटी है, घर घर अनाज ये मोदी की गारंटी है, गरीबों का उत्थान ये भी मोदी की गारंटी है, जिसकी वजह से लोगों का जो विश्वास था मोदी के ऊपर और बढ़ता गया। जब लोगों को ये चुनने में आया कि मोदी की गारंटी को चुना जाए कि विरोधियों की गारंटी को चुना जाए, तो इसमें लोगों ने या जनता ने मोदी की गारंटी को प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मोदी का लोकप्रियता कितनी है। कई लोग इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल भी मान रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से कई मायनों में अलग होता है, क्योंकि
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्य हार चुकी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इन्हीं राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए बम्पर जीत हासिल की। उसी तरह ये भी 2024 का सेमीफाइनल मारना इन विधानसभा चुनावों को भी गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ 2014 में मोदी की प्रचंड लहर के बाद भी दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी हार गई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बीजेपी के कैडर पे पड़े या ना पड़े, लेकिन विरोधियों की टीम में जरूर पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के हार के बाद अब विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ने की नौबत आ गई। यानी अब इन सभी चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या विरोधी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या विरोधी पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी को टक्कर दे सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें।